नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह हमारा CPCT एग्जाम जनवरी 2024 के लिए पार्ट नंबर 29 है। इस वीडियो में हम CPCT एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझने वाले हैं। यह सभी वही क्वेश्चन हैं जो पहले भी CPCT एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को नोट जरूर करें, क्योंकि पेपर में एक क्वेश्चन से संबंधित कई प्रकार के और भी क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक वीडियो ब्लैंक के अनुक्रम मतलब सीक्वेंस से बना होता है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, एक वीडियो ब्लैंक के अनुक्रम मतलब सीक्वेंस से बना होता है। पहला क्वेश्चन हमसे यह पूछा गया है कि जो वीडियो होता है वह किसके सीक्वेंस से बना होता है। ऑप्शन नंबर ए है लेयर्स के सीक्वेंस से, ऑप्शन नंबर बी है पैकेट्स, ऑप्शन नंबर सी है फ्रेम्स, ऑप्शन नंबर डी है स्लॉट्स। वीडियो क्या है? वीडियो का यूज किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए किया जाता है। यदि हमारे पास कोई जानकारी है, कोई इंफॉर्मेशन है, उसे हमें शेयर करना है, ऑडियंस के सामने रिप्रेजेंट करना है, तो हम वीडियो का यूज करते हैं। आप सभी अभी यह जो क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं यह YouTube पर वीडियो के माध्यम से ही तो कर रहे हैं। यहां पर हमने CPCT से संबंधित जो जानकारी है, जो क्वेश्चन है, वह आपको वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराए। आप वीडियो देखकर इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। जो वीडियो होता है इसका उपयोग किसी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। और वीडियो मल्टीपल फ्रेम्स के सीक्वेंस से बना होता है। फ्रेम्स, एक वीडियो में मल्टीपल फ्रेम्स होते हैं। इन सभी फ्रेम्स को क्रम अनुसार मतलब सीक्वेंस में प्ले करके वीडियो को प्ले किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक वीडियो फ्रेम्स के सीक्वेंस से बना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रेम्स। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम, फीचर या फाइल का एक छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है। किसी प्रोग्राम, फीचर या फाइल का एक छोटा चित्रात्मक निरूपण निम्न में से क्या कहलाता है। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी प्रोग्राम, किसी फीचर या फाइल का एक स्मॉल साइज का जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे क्या कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए किसका यूज किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कोई प्रोग्राम है, कोई फीचर है, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, कोई सॉफ्टवेयर है, उसको उसके आइकन से रिप्रेजेंट किया जाता है। आइकन से, आइकन क्या होता है? आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है। छोटा चित्रात्मक निरूपण यहां पर लिखा भी गया है। किसी सॉफ्टवेयर, किसी फीचर, किसी फाइल, किसी फोल्डर, किसी शॉर्टकट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है आइकन। आइकन के द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को फास्ट स्पीड में एक्सेस कर सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स यूज किया जाता है, जिसे कहा जाता है आइकन। आइकन फाइल का एक्सटेंशन होता है .ico। .ico आइकन फाइल का एक्सटेंशन भी होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आइकन। आइकन एक स्मॉल साइज का ग्राफिक्स होता है जो किसी ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मतलब सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम में शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व करता है। यदि आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक मतलब कि सिंबल
ऑपरेटिंग सिस्टम में शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व करता है। यह क्वेश्चन लाइनेक्स से पूछा गया है। लाइनेक्स से संबंधित हमने कई प्रकार के क्वेश्चन पहले भी तैयार करे हैं। लाइनेक्स क्या है? लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा बनाया गया है। लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा लाइनेक्स को बनाया गया है, जिसे 1991 में बनाया गया था। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनेक्स एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक फ्री सॉफ्टवेयर है, लाइनेक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स को लिनस टोरवाल्ड्स के द्वारा 1991 में बनाया गया था। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, यदि आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं, आप लाइनेक्स में वर्क कर रहे हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा सिंबल ऑपरेटिंग सिस्टम में शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व करता है? शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का मतलब है टॉप लेवल डायरेक्टरी। टॉप लेवल डायरेक्टरी, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, फोल्डर को ही बोला जाता है डायरेक्टरी। जो टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है उसे बोला जाता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी लाइनेक्स में जो टॉप लेवल डायरेक्टरी होती है, फर्स्ट डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, उसे बोलते हैं रूट डायरेक्टरी। और रूट डायरेक्टरी को रिप्रेजेंट किया जाता है फॉरवर्ड स्लैश से। फॉरवर्ड स्लैश से टॉप लेवल डायरेक्टरी को या रूट डायरेक्टरी को या फर्स्ट डायरेक्टरी को लाइनेक्स में फॉरवर्ड स्लैश से रिप्रेजेंट किया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश से। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फॉरवर्ड स्लैश। लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शीर्ष स्तरीय निर्देशिका का प्रतिनिधित्व फॉरवर्ड स्लैश करता है, जिसे हम टॉप लेवल डायरेक्टरी के लिए, रूट डायरेक्टरी के लिए या फर्स्ट डायरेक्टरी के लिए यूज करते हैं। यह क्वेश्चन आपसे इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि लाइनेक्स में रूट डायरेक्टरी को किस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है? वह होता है फॉरवर्ड स्लैश। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित थे? पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित थे? यह क्वेश्चन कंप्यूटर सिस्टम की जनरेशन से पूछा गया है और यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने मिलेंगे। हमसे क्वेश्चन पूछा गया है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर निम्न में से किस तकनीक पर आधारित थे? मतलब फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं उनमें कौन सी टेक्निक का यूज किया जाता है? आपको यहां पर एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर सिस्टम की टोटल 5 जनरेशन है, 5। आपसे पूछा जा सकता है कंप्यूटर सिस्टम की कितनी जनरेशन है? तो कंप्यूटर सिस्टम की 5 जनरेशन है, जो कि फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हैं। फर्स्ट जनरेशन से लेकर 5th जनरेशन तक हैं। जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। वैक्यूम ट्यूब का फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का यूज किया जाता था। सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाने लगा, ट्रांजिस्टर। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से आईसी का यूज किया जाने लगा, आईसी। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का यूज होने लगा और यह माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई टेक्निक पर आधारित हैं। वीएलएसआई टेक्निक पर आधारित हैं फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर। वीएलएसआई का फुल फॉर्म होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और जो 5th जनरेशन के कंप्यूटर हैं इसमें यूएलएसआई और एआई टेक्निक का यूज किया जाता है। यूएलएसआई का मतलब है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। और एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कंप्यूटर की 5 जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन में यूज किया गया वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में यूज किया गया ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में यूज किया गया आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर से माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया जाने लगा और यह माइक्रो प्रोसेसर वीएलएसआई टेक्निक पर आधारित हैं। वीएलएसआई मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। 5th जनरेशन के कंप्यूटर में यूएलएसआई का यूज किया गया, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और एआई का यूज किया गया, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हमसे पूछा गया था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की कौन सी टेक्निक है? वह होती है वैक्यूम
ट्यूब। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब का यूज फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है? निम्न में से कौन सी भाषा कंप्यूटर द्वारा समझी और निष्पादित की जाती है? यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है। हमें यहां पर लैंग्वेज के टाइप दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है और कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट की जाती है। निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट करना। यहां पर हमें 4 प्रकार की लैंग्वेज दी गई हैं और हमसे पूछा गया है निम्न में से कौन सी लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है और एग्जीक्यूट की जाती है। वह होती है मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहा जाता है, वह होती है कंप्यूटर के द्वारा समझी जाने वाली लैंग्वेज। ऐसी लैंग्वेज जो कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है और कंप्यूटर के द्वारा एग्जीक्यूट मतलब निष्पादित की जाती है, वह कहलाती है मशीन लैंग्वेज। जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहा जाता है। और इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि कंप्यूटर के द्वारा यही लैंग्वेज समझी जाती है। कंप्यूटर जो लैंग्वेज समझता है वह है मशीन लैंग्वेज। इसे हमें ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है? वह होती है मशीन लैंग्वेज या बाइनरी लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मशीन लैंग्वेज। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च स्तरीय वोल्टेज चाहिए होता है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल पर अलग से आरोपित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है रोम से संबंधित। रोम। और यदि आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख रहे हैं तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, क्योंकि हमने इस प्रकार के कई क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में भी डिस्कस करे हैं। यहां पर साफ लिखा गया है ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब अल्ट्रावायलेट रेस की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन उच्च वोल्टेज चाहिए होता है, हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है और इसे पूरे सर्किट पर नहीं बल्कि प्रत्येक मेमोरी सेल में अलग से आरोपित किया जा सकता है। यह क्वेश्चन रोम से संबंधित है। रोम क्या है? रोम हमारे कंप्यूटर की एक प्राइमरी मेमोरी है जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी। रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी मेमोरी होती है, स्थायी। रोम नॉन वोलेटाइल है मतलब स्थायी है। रोम में डेटा को परमानेंट स्टोर किया जाता है। रोम को मदरबोर्ड में इनबिल्ट किया जाता है। मदरबोर्ड में रोम इनबिल्ट होती है। रोम के अंदर बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस मतलब बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम के अंदर बायोस प्रोग्राम स्टोर होता है। बायोस का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। रोम में कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन होते हैं जो कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक होते हैं। यहां पर हमें रोम के कुछ टाइप दिए गए हैं और हमसे पूछा गया है ऐसी कौन सी रोम है जिसमें हाई वोल्टेज की आवश्यकता होती है। रोम के टाइप हमें समझने होंगे। यहां पर हम रोम के टाइप को समझेंगे और उनकी वर्किंग को समझेंगे। एक होती है एम रोम, एक होती है एम रोम। एम रोम मतलब मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। एम रोम मतलब मास्क्ड रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी रोम होती है जिसको बनाते समय कंपनी के द्वारा इसमें डेटा को स्टोर कर दिया जाता है जिसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता। एम रोम मतलब
मास्ड रोम, ऐसी रोम जब कंपनी इस रोम को बनाती है तभी उसमें डेटा को, प्रोग्राम को स्टोर कर देती है जिसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता। तो यह तो हमारा आंसर होगा नहीं, यह ऑप्शन में भी नहीं दिया गया। एक होती है पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी रोम है जो कि कंपनी के द्वारा ब्लैंक बनाई जाती है, मतलब जब इसको बनाया जाता है तब इसमें डेटा स्टोर नहीं किया जाता। यूजर इसमें एक बार अपना प्रोग्राम या डेटा स्टोर कर सकता है। ऐसी रोम जो ब्लैंक होती है जिसमें यूजर एक बार अपना डेटा या प्रोग्राम स्टोर कर सकता है लेकिन फिर उसे कभी चेंज नहीं किया जा सकता, वह कहलाती है पी रोम। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह भी हमारा आंसर नहीं है। एक होती है ईपी रोम। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह एक ऐसी रोम होती है जिसमें हम पुराने डेटा को हटाकर नया डेटा स्टोर कर सकते हैं और यह काम कई बार किया जा सकता है। लेकिन यह ऐसी रोम है जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट रेस की सहायता से पुराने डेटा को हटाकर नया डेटा स्टोर कर दिया जाता है, वह कहलाती है ईपी रोम। ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसमें पुराने डेटा को हटाकर नया डेटा स्टोर करने के लिए अल्ट्रा वायलेट रेस का यूज किया जाता है, मतलब पराबैंगनी प्रकाश का यूज किया जाता। हमसे तो क्वेश्चन में बोला गया है ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब यह भी हमारा आंसर नहीं है। यदि ऐसा पूछा जाता कि ब्लैंक को पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता होती है तो आंसर होगा ईपी रोम। लेकिन हमसे बोला गया है हाई वोल्टेज चाहिए होता है, वह है ईईपी रोम। ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ऐसी रोम जिसमें इलेक्ट्रिक सर्किट की सहायता से डेटा को हटाया जाता है और नया डेटा स्टोर किया जाता है, वह कहलाती है ईईपी रोम। यही हमारा आंसर है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो हमने रोम के 4 टाइप समझे। एम रोम मतलब मास्ड रोम, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और ईईपी रोम मतलब इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। एक क्वेश्चन हमसे पूछा गया है जो कि मेमोरी से संबंधित है। जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। फ्लैश ड्राइव क्या है? फ्लैश ड्राइव मतलब पेन ड्राइव। पेन ड्राइव को ही बोला जाता है फ्लैश ड्राइव, जिसे हम यूएसबी ड्राइव भी कहते हैं। यूएसबी ड्राइव जिसे हम पोर्टेबल ड्राइव भी कहते हैं, पोर्टेबल, जिसे थंब ड्राइव भी कहा जाता है, जिसे मोबाइल ड्राइव भी कहा जाता है, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है। पेन ड्राइव को फ्लैश ड्राइव, यूएसबी ड्राइव, पोर्टेबल ड्राइव, थंब ड्राइव, मोबाइल ड्राइव भी कहा जाता है, जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। पेन ड्राइव को जब हम कंप्यूटर सिस्टम में प्लग करते हैं मतलब पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं। जब हम फ्लैश ड्राइव में प्लग करते हैं मतलब हम पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं तो कंप्यूटर ब्लैंक के रूप में इसकी पहचान करता है। जब आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर में लगाते हैं तो पेन ड्राइव आपको कहां पर शो की जाती है, कैसे शो की जाती है? आपने देखा होगा जब आप पेन ड्राइव को कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, लगाते हैं, तो माय कंप्यूटर के अंदर जहां पर आपको सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव शो की जाती हैं, वहीं पर आपको पेन ड्राइव भी शो की जाती है, जो कि कहलाती है डिस्क ड्राइव। जब भी आप अपने कंप्यूटर में कोई ड्राइव ऐड करते हैं, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, तो वह आपको एक डिस्क ड्राइव के रूप में शो किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डिस्क ड्राइव।
पेन ड्राइव को जब हम कंप्यूटर सिस्टम में प्लग करते हैं मतलब कनेक्ट करते हैं तो कंप्यूटर डिस्क ड्राइव के रूप में इसकी पहचान करता है। पेन ड्राइव को कहा जाता है फ्लैश ड्राइव, यूएसबी मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, थंब ड्राइव, पोर्टेबल ड्राइव, मोबाइल ड्राइव जो कि एक सेकेंडरी मेमोरी का टाइप है जो कि परमानेंटली डेटा को स्टोर करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? यह क्वेश्चन सीपीसीटी के पेपर में कई बार पूछा गया है और अलग अलग तरीके से पूछा गया है। हमने भी अपने प्रीवियस वीडियोस में इस क्वेश्चन को कई बार समझा है। क्वेश्चन क्या है? ग्राफिक टैबलेट किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? ग्राफिक टैबलेट क्या होता है? ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होती है। ग्राफिक टैबलेट एक इनपुट डिवाइस होती है जिसमें हमारे पास एक फ्लैट पैनल होता है और एक पेन होता है। जब हम पेन को इस फ्लैट पैनल पर मूव करते हैं तो हम किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसी ऑब्जेक्ट पर फोकस भी कर सकते हैं। इस पेन को कहा जाता है स्टाइलस। ग्राफिक्स टैबलेट एक इनपुट डिवाइस है जिसमें हमारे पास एक फ्लैट पैनल होता है और एक पेन होता है। पेन को कहा जाता है स्टाइलस। ग्राफिक टैबलेट को कई नाम से जाना जाता है। ड्राइंग टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, पेन टैबलेट, ग्राफिक्स टैबलेट, ड्राइंग टैबलेट। इसके अलावा एकॉस्टिक टैबलेट भी कहा जाता है। ग्राफिक्स टैबलेट के कई नाम हैं। ड्राइंग टैबलेट, डिजिटल टैबलेट, डिजिटाइजर टैबलेट, पेन टैबलेट, एकॉस्टिक टैबलेट, कई नाम से इसको जाना जाता है जो कि एक इनपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ड्राइंग टैबलेट। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न वाइट इकाइयों को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। हमें क्वेश्चन दिया गया है जिसमें हमें कुछ मेमोरी यूनिट दी गई हैं, गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट और टेराबाइट। इन सभी को हमें आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। क्वेश्चन क्या है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न बाइट इकाइयों को आरोही क्रम मतलब असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया गया है। हमें यहां पर 4 मेमोरी यूनिट दी गई हैं और हमें यहां पर बताना है इन सभी मेमोरी यूनिट को असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में जमाने पर सही क्रम क्या होगा। मेमोरी यूनिट का क्वेश्चन है। मेमोरी यूनिट क्या होती हैं? कंप्यूटर सिस्टम में हम जो डेटा स्टोर करते हैं या डेटा को ट्रांसफर करते हैं तो डेटा की क्वांटिटी को या डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए, नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए या नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। कंप्यूटर में कई प्रकार की मेमोरी यूनिट यूज की जाती हैं। आपको यहां पर एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। कंप्यूटर में सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट। कंप्यूटर के अंदर सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट जिसका फुल फॉर्म है बाइनरी डिजिट। बिट 2 ही होती हैं, 0 और 1। जब 4 बिट मिलते हैं, 4 बिट, तो एक निबल क्रिएट होता है। निबल 4 बिट को मिलाकर एक निबल क्रिएट होता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट क्रिएट होता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। जब 1024 बाइट मिलते हैं बाइट तो एक केबी क्रिएट होता है। केबी मतलब किलोबाइट। जब 1024 केबी मिलते हैं तब एक एमबी क्रिएट होता है। जब 1024 एमबी मिलते हैं तो एक जीबी मतलब गीगाबाइट क्रिएट होता है। जब 1024 जीबी मिलते हैं तब एक टीबी मतलब टेराबाइट क्रिएट होता है। और जब 1024 टीबी मतलब टेराबाइट मिलते हैं तो एक पीबी क्रिएट होता है। पीबी मतलब पेटाबाइट। इसके अलावा भी और कुछ मेमोरी यूनिट होती हैं।
हमारे चैनल पर एक सेपरेट वीडियो भी बनाया गया है जिसमें सभी प्रकार के मेमोरी यूनिट्स को समझाया गया है। हमें यहां पर 4 मेमोरी यूनिट दी गई हैं जिनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में मतलब बढ़ते क्रम में जमाना है। मेमोरी यूनिट क्या होती हैं? डेटा की मात्रा को मेजर करने के लिए या नापने के लिए मेमोरी यूनिट का यूज किया जाता है। सबसे छोटी मेमोरी यूनिट होती है बिट। बिट का फुल फॉर्म होता है बाइनरी डिजिट, जो कि 0 और 1 दो ही हो सकती हैं। जब 4 बिट मिलती हैं तो एक निबल क्रिएट होता है। 8 बिट को मिलाकर एक बाइट बनता है। 1024 बाइट मिलाने पर एक केबी मतलब किलोबाइट बनता है। 1024 केबी मिलाने पर एक एमबी मतलब मेगाबाइट बनता है। 1024 एमबी से मिलकर एक जीबी मतलब गीगाबाइट बनता है। 1024 जीबी से एक टीबी मतलब टेराबाइट बनता है और 1024 टीबी से मिलकर एक पीबी मतलब पेटाबाइट बनता है। हमें यहां पर क्या क्या दिया गया? गीगाबाइट, मेगाबाइट, पेटाबाइट, टेराबाइट। तो सबसे छोटा कौन होगा? मेगाबाइट। मेगाबाइट मतलब एमबी। इसके बाद क्या आना चाहिए? जीबी। इसके बाद क्या आना चाहिए? टीबी। और उसके बाद क्या आएगा? पीबी। यह हमारा आंसर होगा। मतलब एमबी, एमबी के बाद जीबी, जीबी के बाद टीबी, टीबी के बाद पीबी। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। मेगाबाइट मतलब एमबी, गीगाबाइट मतलब जीबी, जीबी के बाद आ गया टीबी, टीबी के बाद आ गया पीबी। यह हमारा आंसर होगा। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो हमें मेमोरी यूनिट दी गई थी उनको असेंडिंग ऑर्डर में मतलब आरोही क्रम में जमाने पर यह हमारा सही क्रम होगा। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। कंप्यूटर की इनपुट आउटपुट डिवाइसों के संदर्भ में असंगत विकल्प का चयन कीजिए। यहां पर हमें कुछ इनपुट और आउटपुट डिवाइस दी गई हैं और हमें यहां पर एक ऐसा ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो बाकी 3 ऑप्शन से अलग हो, मैच ना करे। 4 डिवाइस दी गई हैं, इनमें से 3 तो एक समान होंगी लेकिन एक अलग होगी। भाई हमें सिलेक्ट करनी है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? कीबोर्ड। कीबोर्ड तो एक इनपुट डिवाइस है। माउस, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक भी एक इनपुट डिवाइस है। लेकिन जो कंप्यूटर स्पीकर है यह एक आउटपुट डिवाइस है। मतलब कीबोर्ड, माउस और जॉयस्टिक यह तीनों ही इनपुट डिवाइस हैं, जबकि कंप्यूटर स्पीकर तो एक आउटपुट डिवाइस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। स्पीकर एक आउटपुट डिवाइस है, बाकी तीनों हमारी इनपुट डिवाइस थी। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बड़ी संख्या में दस्तावेजों जो डॉक्यूमेंट को शीघ्रता से प्रिंट करने की क्षमता के कारण किस प्रिंटर को कार्यालय का वर्क हॉर्स माना जाता है? बड़ी संख्या में दस्तावेजों मतलब डॉक्यूमेंट को शीघ्रता से मतलब फास्ट स्पीड में प्रिंट करने की क्षमता मतलब कैपेसिटी के कारण किस प्रिंटर को ऑफिस का वर्क हॉर्स माना जाता है? हमें एक क्वेश्चन दिया गया है जो कि प्रिंटर से संबंधित है और यहां पर क्वेश्चन यह पूछा गया है कि ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो बहुत ही फास्ट स्पीड में अधिक संख्या में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है, इसलिए इसे ऑफिस का वर्क हॉर्स भी माना जाता है। ऐसा कौन सा प्रिंटर होता है जो बहुत ही फास्ट स्पीड में अधिक संख्या में प्रिंट आउट निकाल सकता है और इस प्रिंटर को ऑफिस का वर्क हॉर्स भी माना जाता है? यह क्वेश्चन प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर से संबंधित प्रिंटर क्या है? प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कि हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करती है। क्वेश्चन पूछा गया है ऐसा कौन सा प्रिंटर है जो सबसे फास्ट है और बड़ी संख्या में डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकता है? वह होता है लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। नॉन इंपैक्ट मतलब प्रिंटिंग करते समय साउंड कम करता है, हाई क्वालिटी का आउटपुट देता है और लेजर प्रिंटर अदर सभी प्रिंटर से फास्ट होता है। यह एक नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर में ड्राई पाउडर यूज किया जाता है जिसे टोनर कहा जाता है। लेजर प्रिंटर के अंदर सूखा पाउडर ड्राई पाउडर यूज होता है जिसे टोनर कहा जाता है, जो कि कॉर्ट्रिज के अंदर होता है। कॉर्ट्रिज के अंदर कॉर्ट्रिज में भरा जाता है टोनर को। लेजर प्रिंटर की स्पीड को पीपीएम में नापा जाता है। पीपीएम
पेजेस पर मिनट, पेजेस पर मिनट। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेजर प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर है जो बहुत अधिक मात्रा में फास्ट स्पीड में डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। इसे ऑफिस का वर्क हार्स भी माना जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुकार्य मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? बहुकार्य मतलब मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है? यह क्वेश्चन भी प्रिंटर से संबंधित है। प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है जो हमें हार्ड कॉपी आउटपुट प्रदान करता है। हमसे पूछा गया है मल्टी फंक्शन प्रिंटर किसके रूप में कार्य करता है। यहां पर एक शब्द आ रहा है मल्टी फंक्शन। मल्टी फंक्शन मतलब एक ऐसा प्रिंटर जो कि कई प्रकार के कार्य कर सकता है एक साथ। एक ऐसा प्रिंटर जो एक ही मशीन से कई प्रकार के कार्य कर सकता है वह कहलाता है मल्टी फंक्शन प्रिंटर। आप देखें ऑप्शन नंबर ए क्या दिया गया, प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर एंड फैक्स। मतलब ऐसा प्रिंटर जिसमें हम प्रिंट आउट भी निकाल सकते, फोटोकॉपी भी कर सकते, डॉक्यूमेंट स्कैन भी कर सकते और फैक्स भी कर सकते। यह प्रिंटर 4 काम कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, प्रिंटर ओनली। यहां पर तो एक ही काम होगा, केवल प्रिंट आउट निकलेगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, फैक्स मशीन एंड प्रिंटर। मतलब हम फैक्स कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते, 2 काम बस होंगे। स्कैनर एंड प्रिंटर, डॉक्यूमेंट स्कैन हो जाएगा और प्रिंट हो जाएगा। यहां पर भी 2 काम है। तो ज्यादा वर्क कहां मिले हमें, वह मिले ऑप्शन नंबर ए में। ऐसा प्रिंटर जिसमें हम प्रिंट आउट निकाल सकें, फोटोकॉपी कर सकें, डॉक्यूमेंट को स्कैन करें और फैक्स भी कर सकें। यहां पर एक साथ 4 काम हो सकते इस प्रिंटर से। तो यह होगा हमारा आंसर। मल्टी फंक्शन प्रिंटर एक ऐसा प्रिंटर होता है जो एक साथ कई प्रकार के कार्य कर सकता है, जैसे प्रिंट आउट निकालना, फोटोकॉपी करना, स्कैनिंग करना, फैक्स करना। आजकल वाईफाई प्रिंटर भी आ गए हैं। साथ ही साथ डुप्लेक्स प्रिंटर भी होते हैं। डुप्लेक्स प्रिंटर कौन से हैं, ऐसे प्रिंटर जो ऑटोमेटिक पेज को दोनों साइड प्रिंट करते हैं वह कहलाते हैं डुप्लेक्स प्रिंटर। एक ऐसा प्रिंटर जो ऑटोमेटिक पेज को दोनों साइड पर प्रिंट कर देता है वह कहलाता है डुप्लेक्स प्रिंटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? डिजिटल ऑडियो और वीडियो के संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप क्या है? हमसे यहां पर एक फुल फॉर्म पूछा गया है कि जो डिजिटल ऑडियो और वीडियो होते हैं उनके संदर्भ में एमपीईजी का पूर्ण रूप मतलब कि फुल फॉर्म क्या है? एमपीईजी का फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप एमपीईजी एक एक्सटेंशन होता है, एक फाइल फॉर्मेट होता है जो कि वीडियो के साथ यूज किया जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट के संदर्भ में आईपी का पूर्ण रूप क्या है? यह क्वेश्चन इंटरनेट से या कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी टॉपिक सीपीसीटी एग्जाम के लिए एक इंपोर्टेंट टॉपिक है। आईपी टॉपिक से कई प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन तो हमसे पूछा ही गया है, आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी एड्रेस क्या होता है? आईपी एड्रेस प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर होता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। प्रत्येक कंप्यूटर का एक यूनिक नंबर आईपी एड्रेस कहलाता है जिसके द्वारा उस कंप्यूटर को नेटवर्क में पहचाना जाता है। आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं। आपसे पूछा जा सकता है आईपी एड्रेस की कितनी क्लास होती हैं? आईपी एड्रेस की 5 क्लास होती हैं जो कि क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई होती हैं। आईपी एड्रेस की टोटल 5 क्लास हैं जो कि क्लास ए से लेकर क्लास ई तक होती हैं। आईपी प्रोटोकॉल के 2 वर्जन हैं, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4, आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6। जो आईपी प्रोटोकॉल है इसके 2 वर्जन होते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6।
जो आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 4 है इसमें आईपी एड्रेस होता है 32 बिट्स का। 32 बिट्स का जो आईपी एड्रेस वर्जन 4 है उसमें आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स, जबकि आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स, 128 बिट। आईपी वर्जन 4 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 32 बिट्स, जबकि आईपी प्रोटोकॉल वर्जन 6 में आईपी एड्रेस की साइज होती है 128 बिट्स। तो यहां पर हमने एक साथ कई क्वेश्चन समझे। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटरनेट प्रोटोकॉल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर एक वेबसाइट को होस्ट करता है? यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। हमसे पूछा गया है ऐसा कौन सा एक कंप्यूटर है जो इंटरनेट पर वेबसाइट को होस्ट करता है। वेबसाइट को होस्ट करने का मतलब क्या है? जब कोई वेबसाइट बन जाती है, कंप्लीट हो जाती है, तो उस वेबसाइट को हमें इंटरनेट पर किसी सर्वर पर रखना होता है। हम वेबसाइट जब बनाते हैं तो वेबसाइट बनाते हैं अपने क्लाइंट कंप्यूटर पर। हमारे पास जो कंप्यूटर होता है उसे कहा जाता है लोकल कंप्यूटर या क्लाइंट कंप्यूटर। हमने वेबसाइट को अपने कंप्यूटर पर तो बना लिया, यह वेबसाइट हमारे कंप्यूटर पर तो चल रही है, लेकिन यदि हम अपनी वेबसाइट को ऑल यूजर्स के साथ शेयर करना चाहते हैं, हर यूजर हमारी वेबसाइट को चला पाए, तो हमें इस वेबसाइट को बनाने के बाद इंटरनेट पर एक सर्वर पर रखना होगा। यह सर्वर कहलाता है वेब सर्वर। इस पर वेबसाइट को रखा जाता है, वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, तभी तो वेबसाइट ऑल यूजर्स देख सकते हैं, चला सकते हैं। इंटरनेट पर जो भी वेबसाइट चलती हैं, जो भी वेबसाइट आप ओपन करते हो, वो सभी वेब सर्वर में रखी होती हैं। वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जो कि वेबसाइट को स्टोर कर लेता है और उन वेबसाइट को इंटरनेट के माध्यम से सभी यूजर देख सकते हैं। मतलब वेबसाइट को बनाने के बाद इंटरनेट पर अपलोड करने की प्रक्रिया कहलाती है वेब होस्टिंग। वेब होस्टिंग मतलब वेबसाइट को इंटरनेट पर अपलोड करना, और ऐसा कंप्यूटर जिस पर वेबसाइट को अपलोड किया जाता है, वेबसाइट को रखा जाता है, वह कहलाता है वेब सर्वर। वेब सर्वर एक ऐसा कंप्यूटर होता है जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। वेब पेज क्या होता है? वेब पेज तो वेबसाइट का एक पेज होता है। वेबसाइट के पेज को कहा जाता है वेब पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज से मिलकर बनी होती है। वेब ब्राउजर क्या होता है? वेब ब्राउजर एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसका उपयोग वेब पेज और वेबसाइट को ओपन करने के लिए किया जाता है। सर्च इंजन क्या है? सर्च इंजन तो कुछ वेबसाइट हैं जो इंटरनेट पर डेटा को सर्च करने के लिए यूज की जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेब सर्वर। वेब सर्वर एक कंप्यूटर होता है जिस पर वेबसाइट को होस्ट किया जाता है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीनी भाषा को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। मशीनी भाषा को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। यह क्वेश्चन कोडिंग से, प्रोग्रामिंग से संबंधित है और इस क्वेश्चन का आंसर हमने आज की वीडियो में ही समझा था। मशीनी लैंग्वेज को ब्लैंक के रूप में भी जाना जाता है। हमने एक क्वेश्चन समझा था, ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जिसको कंप्यूटर समझता है और निष्पादित मतलब एग्जीक्यूट करता है? वह कहलाती है मशीन लैंग्वेज, जिसे लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, जिसे फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज, जिसे बाइनरी लैंग्वेज भी कहा जाता है, जिसे फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लो लेवल लैंग्वेज। मशीनी भाषा को लो लेवल लैंग्वेज के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं, इसे फर्स्ट जनरेशन की लैंग्वेज भी कहा जाता है। यह लैंग्वेज कंप्यूटर के द्वारा समझी जाती है और एग्जीक्यूट भी की जाती है। इस लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने की आवश्यकता नहीं होती है। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम मतलब कि मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है? निम्नलिखित में से कौन सा
गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन माध्यम या मीडिया कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है। यह क्वेश्चन कंप्यूटर नेटवर्क से पूछा गया है। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का कलेक्शन होता है। कंप्यूटर नेटवर्क मल्टीपल कंप्यूटर और मल्टीपल डिवाइसेस का ग्रुप होता है। कंप्यूटर नेटवर्क का यूज इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेस को शेयर करने के लिए किया जाता है। जब भी हम कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं तो सभी कंप्यूटर को और डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए ट्रांसमिशन मीडिया का यूज किया जाता है। ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन माध्यम का मतलब क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन माध्यम का मतलब है दो कंप्यूटर को आपस में जोड़ने का तरीका। जब कोई कंप्यूटर नेटवर्क बनता है तो दो या दो से अधिक कंप्यूटर से मिलकर बनता है, तो कंप्यूटर को आपस में कैसे कनेक्ट किया जाएगा, यह कहलाता है ट्रांसमिशन मीडिया या ट्रांसमिशन माध्यम, जिसे हम ट्रांसमिशन चैनल भी कहते हैं। आपने देखा होगा कंप्यूटर नेटवर्क दो प्रकार से बन सकता है। एक होता है वायर्ड नेटवर्क, मतलब केबल का यूज किया जाएगा तार का, और एक होता है वायरलेस नेटवर्क। वायरलेस मतलब जिसमें कोई वायर का यूज नहीं होगा, मल्टीपल कंप्यूटर को वायरलेस टेक्निक से कनेक्ट किया जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क दो तरीके से बन सकते हैं, वायर्ड और वायरलेस। जो वायर्ड नेटवर्क होते हैं उन्हें बोला जाता है गाइडेड नेटवर्क, गाइडेड, जबकि वायरलेस को बोला जाता है अनगाइडेड। जो वायर्ड नेटवर्क होंगे उनको बोला जाता है गाइडेड और जो वायरलेस होंगे उन्हें बोला जाएगा अनगाइडेड। वायर्ड नेटवर्क में वायर का केबल का यूज किया जाता है, जो कि होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। जबकि वायरलेस में यूज किया जाता है माइक्रोवेव का, रेडियो वेव का और इंफ्रावेव का। जो वायर्ड नेटवर्क हैं उनमें ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल यूज होती है, जबकि वायरलेस नेटवर्क में माइक्रोवेव का यूज किया जाता, रेडियो वेव का यूज किया जाता और इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। दो प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं, वायर्ड जिसमें तीन प्रकार की केबल यूज होती हैं, ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल। जबकि वायरलेस नेटवर्क मतलब माइक्रोवेव का यूज होगा, रेडियो वेव का यूज होगा या इंफ्रारेड का यूज होगा। वायर्ड नेटवर्क में गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन का यूज होता, गाइडेड मतलब केबल, और वायरलेस नेटवर्क में अनगाइडेड डेटा ट्रांसमिशन का यूज होता है। हमसे पूछा गया है कौन सा गाइडेड डेटा ट्रांसमिशन, मतलब वायर्ड नेटवर्क की बात हो रही है, कांच या प्लास्टिक से बने कोर के माध्यम से प्रकाश के परावर्तन के सिद्धांत का प्रयोग करता है, वह कहलाता है ऑप्टिकल फाइबर केबल। ऑप्टिकल फाइबर केबल एक ऐसी केबल है जो अदर सभी केबल से फास्ट स्पीड में वर्क करती है। एक होती है ट्विस्टेड पेयर केबल, एक होती है कोएक्सियल केबल, एक होती है ऑप्टिकल फाइबर केबल, जिसे फाइबर ऑप्टिक केबल भी कहा जाता है, जो कि प्लास्टिक या कांच के कोर के माध्यम से डेटा को ट्रांसफर करती है और यह सबसे अधिक फास्ट केबल होती है, ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्टिकल फाइबर केबल। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द अथवा आइकन जिस पर क्लिक करके किसी अन्य वेबसाइट पर जाया जा सकता है क्या कहलाता है? किसी वेब पेज में मौजूद वह शब्द अथवा आइकन जिस पर क्लिक करके किसी अन्य वेबसाइट पर जाया जा सकता है क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन भी इंटरनेट से संबंधित है। किसी वेब पेज में, वेब पेज क्या है? वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज, वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। एक वेबसाइट मल्टीपल वेब पेज से मिलकर बनी होती है। वेब पेज मतलब वेबसाइट का पेज। वेब पेज पर कई प्रकार की जानकारी होती है। हमसे पूछा गया है वेब पेज में मौजूद वह शब्द, मतलब कोई वर्ड हो सकता है, अथवा आइकन मतलब कोई चित्र, कोई ग्राफिक्स भी हो सकता है, जिस पर क्लिक करने से हम अदर वेबसाइट पर पहुंच जाते हैं, वह क्या कहलाता है? वह कहलाता है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या है? हाइपरलिंक का यूज दो या दो से अधिक वेब पेज को आपस में कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जब कोई वेबसाइट बनती है तो वेबसाइट बहुत सारे वेब पेज से मिलकर बनती है। उन सभी वेब पेज को आपस में लिंक करने के लिए हाइपरलिंक का यूज किया जाता है। जब हम हाइपरलिंक पर क्लिक करते हैं तो हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर पहुंच जाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
हाइपरलिंक। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है www का पूर्ण रूप क्या है। बहुत ही बेसिक सा और सिंपल सा क्वेश्चन है। www का फुल फॉर्म क्या है। यहां पर आपको एक साथ कई क्वेश्चन तैयार करने हैं जो कि कई बार पेपर में पूछे गए हैं। www का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब www का फुल फॉर्म है। www को शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है और W3 का फुल फॉर्म भी क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब। www को शॉर्ट में W3 भी कहा जाता है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यह एक डेटाबेस है जो इंटरनेट पर समस्त प्रकार की इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। www को टिम वर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है जो कि 1989 में बनाया गया था। www को टिम बर्नर्स-ली के द्वारा बनाया गया है 1989 में और www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब होता है। शॉर्ट में इसे W3 भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है गूगल कैलेंडर लैब्स का ब्लैंक व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन प्रदान करता है। गूगल कैलेंडर लैब्स का ब्लैंक व्यू एक बार में पूरे वर्ष का अवलोकन प्रदान करता है। यह क्वेश्चन गूगल कैलेंडर से पूछा गया है। गूगल कैलेंडर क्या है? गूगल कैलेंडर गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऐप है जिसमें आप कैलेंडर देख सकते हैं, इवेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं, कोई इवेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, सेट कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर में आप अलग अलग प्रकार के व्यू यूज कर सकते हैं। मंथ व्यू, वीक व्यू, ईयर व्यू। हमसे पूछा गया है गूगल कैलेंडर लैब का ब्लैंक व्यू एक बार में पूरे वर्ष का मतलब कंप्लीट ईयर का अवलोकन प्रदान करता है। जब आप गूगल कैलेंडर को ओपन करेंगे तो उसका कौन सा ऐसा व्यू होता है जो एक बार में पूरे वर्ष का मतलब कंप्लीट ईयर का आपको डेटा शो कर देता है, अवलोकन प्रदान कर देता है। यहां पर पूरे वर्ष का आ रहा है क्वेश्चन में, मतलब ईयर आंसर होगा ईयर। ईयर व्यू एक ऐसा व्यू है जो एक बार में पूरे साल भर का कैलेंडर आपको शो कर देगा। साल भर के आपके मंथ डेट आपको एक साथ दिखा देगा। गूगल कैलेंडर गूगल कंपनी के द्वारा बनाया गया एक ऐप है जो कि कैलेंडर की सर्विस प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ आप इसमें किसी इवेंट को सेट कर सकते हो, किसी इवेंट को रिकॉर्ड कर सकते हो फिक्स डेट के लिए। इसमें हमें कई प्रकार के व्यू दिए जाते हैं और एक व्यू होता है ईयर व्यू जो एक साथ पूरे वर्ष का मतलब पूरे एक साल का आपको डेटा शो कर देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईयर व्यू। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो आज की वीडियो में हमने सीपीसीटी एग्जाम के लिए कंप्यूटर से संबंधित 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को समझा। जब हम एक क्वेश्चन को समझते हैं तो उससे संबंधित हमें कई प्रकार के और भी क्वेश्चन तैयार करने मिलते हैं। आप सभी क्वेश्चंस को पढ़ें, समझें। यदि आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।